नमस्ते दोस्तों। पश्चिम बंगाल राज्य में चुनाव के आगमन के साथ राजनीति एक बार फिर से गर्मा चुकी है। टीएमसी का ये अपराधी नेता करीब करीब 2 महीने तक फरार रहा। क्या ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे? जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस पार्टी के लीडर और संदेश खली इंसिडेंट के मेन एक्यूज शेख शाहजहां पुलिस के दामाद की तरह घूम रहे हैं, उसे देखकर तो कोई भी बता सकता है कि पश्चिम बंगाल का प्रशासन ममता बनर्जी की सरकार चला रही है या ये भ्रष्ट नेता। ये वही शाहजहां शेख है दोस्तों, जिनके घर पे 5 जनवरी को ईडी ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्कैम के मामले में छापा मारा था। लेकिन शाहजहां शेख को इस रेड की भनक पहले ही पड़ गई और वो वहां से भाग निकली। ईडी की टीम जब वहां पहुंची तो उनका स्वागत शाहजहां शेख के 1000 से ज्यादा सपोर्टर्स ने किया। इन्होंने ईडी ऑफिशियल्स को पीटा, उनकी गाड़ियां तोड़ दी और उनके मोबाइल, पर्स और बाकी कीमती सामान लेकर फरार हो गए। इस वायलेंट अटैक के कारण ईडी के कई ऑफिशियल्स को अस्पताल में भर्ती होना पड़ गया और अरेस्ट से बचने के लिए 5 जनवरी से ही शाहजहां शेख फरार है। लेकिन उनके भागने से एक अच्छी बात हुई। सालों से जिन कमजोर महिलाओं का वो शारीरिक उत्पीड़न कर रहे थे, उनकी जमीन हड़प कर बैठे थे, उन महिलाओं को आवाज मिल गई। আমরা ভোট দিতে পারি না কোনোদিন, জোর করে যদি আমরা কিছু বলতাম এই সব হতো। আমরা চুপচাপ করে থাকতাম, আমরা কোনো কথা বলতাম না। আমরা এই রাস্তাঘাটের জন্য বারবার বলেছি, কি সব কোনো কাজই করেনি। আমাদের কোনো কল আছে তো জল নেই, তখন আমরা ফাঁসি চাই। 8 फरवरी को संदेश खली की महिलाओं ने अपने हाथ में डंडा और झाड़ू लेकर संदेश खली के मुख्य मार्ग को बाधित कर दिया और शेख शाहजहां के साथ साथ उसके 2 मुख्य राइट हैंड्स शिव प्रसाद हजरा और उत्तम सरदार की गिरफ्तारी की मांग करने लगी। शाहजहां शेख को अरेस्ट करने की जगह वेस्ट बंगाल पुलिस उल्टे लोगों को ही धमका रही है कि फेक इन्फॉर्मेशन मत फैलाइए। वो इंतजार कर रहे हैं कि ये जो महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही हैं, ये थाने में आकर जब कंप्लेन लिखाएंगी उसके बाद ये कोई एक्शन लेने के बारे में सोचेंगे। अगर इन महिलाओं को पुलिस के ऊपर जरा सा भी भरोसा होता तो क्या वो शाहजहां शेख के भागने का इंतजार करती हैं अपने इस प्रोटेस्ट को स्टार्ट करने के लिए? वेस्ट बंगाल पुलिस ये भी क्लेम कर रही है कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने जब संदेश खली का दौरा किया तो उन्हें वहां कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं मिला, जबकि पुलिस के इस दावे का खंडन एनसीडब्ल्यू की चीफ खुद ही कर रही है। वो बता रही है कि 2 महिलाओं ने रेप की कंप्लेन सबमिट की है और कई और महिलाओं ने सेक्सुअल असॉल्ट की कंप्लेन उनके साथ आके रजिस्टर कराई। 14 फरवरी को जब वेस्ट बंगाल के चीफ सुकांता मजुमदार, जो कि एक एमपी भी हैं, उन्होंने संदेश खली को विजिट करने की कोशिश की तो पुलिस ने उल्टे उन्हें ही पीट दिया और पीटा भी ऐसा पीटा कि उन्हें कई दिनों तक अस्पताल में एडमिट होना पड़ा। और वेस्ट बंगाल पुलिस यहीं तक नहीं रुकी। 19 फरवरी को इस मामले की जांच कर रहे रिपब्लिक बांग्ला के एक रिपोर्टर सांतु पान, जो कि इस मामले की पूरी गहराई से जांच कर रहे थे, उसे ही फर्जी मामला बनाकर अरेस्ट कर लिया। और ये सेम पुलिस जिसने बीजेपी के एमपी सुकांता मजुमदार को मार मार कर अस्पताल में भर्ती करवा दिया, वो टीएमसी के एक तुच्चे से नेता को खुलेआम भड़काऊ और डराने वाले भाषण देने की इजाजत दे रही है। ভোট হলেই চলে যাবে, তখন খুব পারছি না, কারণ গ্রাম পঞ্চায়েত আমাদের 4খানা জায়গা, আমাদের তো কোনো জায়গায় কোনো ফল পাচ্ছে পারবে না। थाना पुलिस को एक हार गुट छाड़िए लो। आप ही सोचिए कि इन छोटे नेताओं में इतनी हिम्मत कहां से आती है। वो जानते हैं कि उनके बड़े लीडर्स को बस अपनी कुर्सी प्यारी है। स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर कैसा चल रहा है इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मामले को टीएमसी के द्वारा इतने हल्के में लिया जा रहा है कि टीएमसी की स्पोक्स पर्सन नेशनल टीवी पे रेप का वीडियो मांग रही हैं प्रूफ के लिए। साबित हो गया था कि वहाँ पर रेप हुआ है। बंगाल में एक वीडियो, एक फुटेज आप दिखाइए कि कहीं पे रेप हुआ है। ममता बनर्जी जी ने तो पूरे संदेश खली को ही आरएसएस के गुंडे डिक्लेयर करके अपना पल्ला झाड़ लिया है। ये सुनकर कौन कहेगा कि आज हम 2023 के भारत में जी रहे हैं। 55 दिनों तक शेख शाहजहां खुलेआम इधर उधर घूम रहा था। पता नहीं कितनी और औरतों को प्रताड़ित किया होगा उसने इतने दिनों में, और इतने के बाद भी वेस्ट बंगाल पुलिस ने कोई सुओ मोटो अरेस्ट नहीं किया है उन्हें। 27 फरवरी 2024 को कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया कि वेस्ट बंगाल पुलिस के साथ साथ दूसरी सेंट्रल एजेंसीज भी स्टेट में शेख शाहजहां को अरेस्ट कर सकती हैं। और 5 दिनों के अंदर वेस्ट बंगाल पुलिस ने ऐसा कर भी दिखाया। तो भाई, अगर उसे पकड़ना इतना आसान था तो किसका इंतजार कर रहे थे आप ये अनाउंसमेंट करने के लिए? लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लीडर शुवेंदु अधिकारी ये बताते हैं, इस अरेस्ट के बदले शेख शाहजहां को पुलिस कस्टडी में 5 स्टार होटल की फैसिलिटीज दी जाएगी। और अगर आप एक बार इस वीडियो को देखिएगा तो आप खुद कंफ्यूज हो जाइएगा कि यहाँ पुलिस शाहजहां शेख को अरेस्ट कर रही है या शाहजहां शेख पुलिस को अरेस्ट कर रहे हैं। अफरा तफरी में शेख शाहजहां की अरेस्ट के कुछ ही घंटों बाद टीएमसी की स्टेट लीडरशिप ने उन्हें अगले 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है।
लेकिन इस अरेस्ट का सबसे ज्यादा जश्न तो संदेश खली की महिलाएं मना रही हैं। उनके लिए तो जैसे होली दिवाली का त्योहार आ गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्यों होता है ये बंगाल में। दोस्तों, इस बात को समझने के लिए आपको बंगाल की हिस्ट्री को थोड़ा समझना पड़ेगा। ब्रिटिश काल में बंगाल ब्रिटिश इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोविंस था। हिमालय से आने वाली गंगा और अन्य नदियों के कारण इस इलाके में जबरदस्त प्रोडक्टिविटी होती थी और इस हाई प्रोडक्टिविटी में अपना मैक्सिमम शेयर इंश्योर करने के लिए ब्रिटिश बंगाल में जमींदारी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट का सिस्टम लेकर आए थे। इस सिस्टम के अनुसार एक बड़ा लैंड पार्सल किसी एक जमींदार को अलॉट कर दिया जाता था और इसके साथ परमानेंट एग्रीमेंट कर लिया जाता था कि चाहे फसल ज्यादा हो या कम, उसे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ अनाज ब्रिटिश सरकार को देना ही होगा। और इस शेयर ब्रिटिश सरकार की ओर इतना ज्यादा होता था कि जमींदारों के पास ना तो इतने पैसे बचते थे कि वो अपने इलाके के लिए कोई वेलफेयर का काम कर सके और ना ही एग्री प्रोडक्टिविटी बढ़ाने से रिलेटेड कोई इनिशिएटिव ले पाते थे। वो अगर वो सही समय पे तय लगान नहीं दे पाए तो ब्रिटिश सरकार उनकी जमीन छीन लेती थी और किसी और जमींदार के हाथ में दे देती थी। तो समय पे लगान कलेक्ट करने के लिए जमींदार अपने किसानों को बुरी तरह मारते और प्रताड़ित करते थे। अब ऐसा सिस्टम पूरे इंडिया में नहीं था। बॉम्बे और मद्रास प्रोविंस में रैयतवारी सिस्टम चलता था। यहाँ पे ब्रिटिश सरकार डायरेक्टली किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती थी, जिन्हें राइट्स कहते थे, और इन किसानों का रेवेन्यू शेयर एग्रीमेंट हर 10 से 20 साल में रिवाइज होता था। इस कांस्टेंट ऑपरेशन के कारण बंगाल के गरीब लोग कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से इंस्पायर हो गए और जब 1925 में इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई और फिर 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, तो इन दोनों पार्टियों को बंगाल में काफी अप्रिसिएशन और सपोर्ट मिला। महात्मा गांधी इन कम्युनिस्ट पार्टीज के वायलेंट विचारों से सहमत नहीं थे, इसलिए जब तक इंडिया आजाद नहीं हुआ तब तक ये पार्टियां ज्यादा बढ़ नहीं पाई। लेकिन इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने अपने आप को इंडिपेंडेंट पार्टीज की तरह एस्टैब्लिश कर लिया। इन दोनों पार्टियों ने आगे जाकर वेस्ट बंगाल में लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट की स्थापना भी की थी। 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के पास वेस्ट बंगाल लेजिस्लेचर की 2 सीटें थी, लेकिन अपने टर्न अराउंड के लिए कम्युनिस्ट पार्टी को 1959 का इंतजार करना पड़ा। 1959 में सीपीआई ने फेमाइन से रिलीफ और फूड आइटम्स की बढ़ती हुई कीमतों के अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया। ये गली गली घूमकर हर चावल का गोदाम लूट लेते थे और आम नागरिकों के बीच उसे सस्ते दामों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। इन लोगों की डिमांड थी कि जिन लोगों के पास भी एक्सेस लैंड पार्सल थे उसे स्टेट गवर्नमेंट कॉन्फिस्केट करके गरीब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। पुलिस ने इस प्रोटेस्ट को ब्रूटली क्रश किया और इस इंसिडेंट में 20 से 80 लोगों की जान जाने की आशंका बताई जाती है। इसी मूवमेंट के बाद से बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड होना स्टार्ट हो गया था। 1964 में इंडिया और रशिया के फॉरेन रिलेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग थे, तो रशियन कम्युनिस्ट पार्टी ने इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर यह दबाव दिया कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट करे। इस प्रेशर में सीपीआई के 2 टुकड़े हो गए और जिस फैक्शन ने कांग्रेस का विरोध किया उसने अपना नाम सीपीआई मार्क्सिस्ट रख लिया, जैसे कि सीपीआई-एम के नाम से भी आज हम जानते हैं। 1967 में बंगला कांग्रेस नाम की एक लोकल पार्टी के साथ मिलकर सीपीआई-एम बंगाल में अपनी सरकार बनाती है। लेकिन 1967 में एक विचित्र घटना घटी। नजलबारी गांव के लोगों के साथ मिलकर सीपीआई के लोकल कार्यकर्ताओं ने सरकार के विरुद्ध एक आर्म्ड स्ट्रगल शुरू कर दिया। इस आर्म्ड स्ट्रगल को वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, जो कि सीपीआई की ही सरकार थी, उसने वायलेंटली क्रश कर दिया। इस इंसिडेंट से पार्टी में एक बार फिर से फूट पड़ गई और ये सरकार अपना 1 साल भी कंप्लीट नहीं कर पाई और उसके पहले ही गिर गई। लेकिन इस इंसिडेंट से बंगाल के लोगों का बहुत भला हुआ था। हरे कृष्ण कोनार और बिनोय चौधरी नाम के कम्युनिस्ट पार्टी के 2 लीडर्स ने ऐसे बड़े लैंड ओनर्स जिन्होंने फर्जी नामों पर अलाउड लैंड सीलिंग से ज्यादा जमीन अपने नाम कर रखी थी, उनकी जमीन कॉन्फिस्केट कर ली। बताया जाता है कि इस एक्टिविटी में सरकार को 1 मिलियन एकड़ जमीन मुफ्त में मिली थी, जिसे कि सरकार ने बाद में 24 लाख लैंडलेस फार्मर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो आप ये सोच सकते हैं कि 1967 के जमाने का कितना बड़ा इनिशिएटिव था ये। और अपनी इन्हीं मास एक्टिविटीज के कारण 1977 में इमरजेंसी के बाद जो देश में जनरल इलेक्शंस होते हैं, उसमें ज्योति बसु की लीडरशिप में सीपीआई वेस्ट बंगाल की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है और पश्चिम बंगाल में लेफ्ट फ्रंट की सरकार बन जाती है। और यहां से शुरुआत होती है पश्चिम बंगाल में लेफ्ट फ्रंट के 34 साल के शासन की। 1977 से 2000 तक, जब तक ज्योति बसु बंगाल की पॉलिटिक्स में एक्टिव रहे, तब तक सीपीआई को कोई हरा नहीं पाया और लगातार 23 साल तक उन्होंने बंगाल के ऊपर राज्य किया। और उनके रिटायर होने के बाद अगले 11 साल, यानी कि सन 2011 तक, सीपीआई के दूसरे दिग्गज नेता
बुद्धदेव भट्टाचार्य ने बंगाल के ऊपर रूल किया। अपने कार्यकाल में सीपीआई ने बहुत ऐसे अच्छे काम किए जिसने उन्हें बंगाल के ऊपर 34 साल तक रूल करने की कैपेबिलिटी दी। और इसमें सबसे मेजर रिफॉर्म है 1978 में लॉन्च्ड ऑपरेशन बरगा। 1955 के लैंड रिफॉर्म एक्ट ऑफ इंडिया के अनुसार शेयर क्रॉपर्स यानी कि वो किसान जो किसी मालिक के खेत में काम करते हैं, उन्हें लीगल प्रोटेक्शन दिया गया था कि अगर कल को लैंड ओनर जाके उन्हें बोले कि तुम ये जमीन खाली कर दो तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा। शेयर क्रॉपर के पास लीगल राइट था कि जब तक वो लैंडलॉर्ड को उसका शेयर दे रहा है टाइमली, तब तक वो उस खेत पे खेती कर सकता है। हालांकि अगर उस लैंडलॉर्ड को खुद ही उस जमीन पे खेती करनी है तब उस शेयर क्रॉपर को जमीन हैंडओवर करनी पड़ेगी। लेकिन ज्यादातर किसानों को इस कानून के बारे में पता ही नहीं था। ऑपरेशन बरगा के अंतर्गत गवर्नमेंट एजेंसीज गांव-गांव जाकर किसानों को इस कानून के बारे में जानकारी दे रही थी। और बंगाल सरकार ने बंगाल लैंड होल्डिंग रेवेन्यू एक्ट 1979 भी रिलीज किया, जिसके जरिए अगर वो लैंडलॉर्ड अपना लैंड सेल करना चाहता है तो इन शेयर क्रॉपर्स को फर्स्ट राइट टू परचेज मिलेगा। बंगाल गवर्नमेंट ने अपनी स्कीम में 15 लाख शेयर क्रॉपर्स को रजिस्टर किया और इसे इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल लैंड रिफॉर्म स्कीम बनाकर दिखाया। लेकिन बंगाल पॉलिटिक्स में वायलेंस की शुरुआत भी यहीं से हुई। 1971 के बांग्लादेश वॉर के बहुत टाइम पहले से ही ईस्ट पाकिस्तान से हिंदू रिफ्यूजीज का इंडिया में माइग्रेशन शुरू हो गया था। सबसे पहले तो अपर और मिडिल क्लास के लोग आ गए थे, लेकिन लोअर क्लास लोगों के पास कोई लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी थी नहीं। तो जब तक ईस्ट पाकिस्तान की सरकार ने उन्हें जबरदस्ती निकाला नहीं, तब तक वो इंडिया आए नहीं थे। लेकिन 1975-76 के आसपास करीब 1.5 लाख हिंदू दलित रिफ्यूजीज बांग्लादेश से भागकर बंगाल में आ गए। अब ऑब्वियसली इतने सारे लोगों को अचानक से अकोमोडेट करना पॉसिबल नहीं था, तो केंद्र सरकार ने इन रिफ्यूजीज को उड़ीसा के दंडकारण्य स्थान पे सेटल करने का प्लान बनाया। इसके जवाब में सीपीआई-एम के लीडर्स जाके इन रिफ्यूजीज को प्रॉमिस करे आए कि अगर बंगाल में लेफ्ट फ्रंट की सरकार बनती है तो वे इन सारे लोगों को बंगाल के अंदर ही अकोमोडेट कर लेंगे। फिर जब 1977 में बंगाल में लेफ्ट फ्रंट की सरकार बनी तो ये सारे रिफ्यूजीज आ गए बंगाल के दरवाजे पे। लेकिन अभी तो इस सरकार ने ऑपरेशन बरगा शुरू किया था, उन्हें तो अपने स्टेट के ही 15 लाख किसानों को भी जमीन देनी थी, तो 1.5 लाख एडिशनल लोगों को कहाँ अकोमोडेट करते। ये सब सोचकर बंगाल सरकार ने लगभग 1 लाख रिफ्यूजीज को वापस भगा दिया और 50,000 रिफ्यूजीज को बंगाल के अंदर ही अलग अलग गाँव में रिलोकेट कर दिया। लेकिन इनमें से 15,000 लोग सुंदरबंस के मारीच झप्पी आइलैंड में जाके सेटल हो गए। सुंदरबंस का इकोलॉजिकल बैलेंस ना बिगड़े, इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने पुलिस और सीपीआई कार्यकर्ताओं को इन रिफ्यूजीज को मारीच झप्पी से बाहर निकालने के लिए भेजा। पुलिस ने वहां जाकर ओपन फायर खोल दिया और लगभग 5,000 लोगों की इस घटना में मृत्यु हो गई। पूरे देश में इस घटना की बुरी तरह निंदा हुई। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद सीपीआई कार्यकर्ताओं को गोलीबारी की जो आदत लगी वो कभी छूट नहीं पाई। 2007 में बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ये डिसाइड करते हैं कि हल्दिया डिस्ट्रिक्ट के नंदीग्राम स्पेशल इकोनॉमिक जोन में वो एक केमिकल हब बनाएंगे। इसके लिए उन्हें 10,000 एकड़ जमीन किसानों से एक्वायर करके इंडोनेशिया के सलीम ग्रुप को प्रोवाइड करनी थी। लेकिन जो माओइस्ट आइडियोलॉजी उन्होंने बंगाल के कोने कोने में बोई थी, उससे वो खुद भी नहीं बच पाए। माओइस्ट ने भूमि रक्षा कमेटी बनाकर सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इसके जवाब में एक बार फिर से पुलिस और सीपीआई के कार्यकर्ता बंदूक लेकर घुस गए और अंधाधुंध फायरिंग करके 14 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और 70 लोगों को बुरी तरह जख्मी कर दिया। इन्होंने कई घर भी जला दिए और कई गांवों को तबाह कर दिया। यहां तक कि जर्नलिस्ट और रिलीफ ऑपरेशंस की एंट्री भी सीपीआई कार्यकर्ताओं के परमिशन से हो रही थी। सेंट्रल पुलिस ने अपने इन्वेस्टिगेशन में बताया कि उन्हें नंदीग्राम में जो बुलेट शेल्स मिले हैं वो तो पुलिस यूज ही नहीं करती, उसे तो क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए लाया गया है। जाहिर सी बात है कि सारा खून खराबा पुलिस ने नहीं बल्कि सीपीआई के कार्यकर्ताओं ने किया था। फाइनली 2007 में भारी प्रोटेस्ट के कारण गवर्नमेंट को यह प्रोजेक्ट कैंसिल करना पड़ा। लेकिन ये कंट्रोवर्सी यहीं रुकी नहीं। 2008 में सीपीआई गवर्नमेंट ने हुगली डिस्ट्रिक्ट के सिंगूर में टाटा नैनो की फैक्ट्री लगाने के लिए लगभग 1000 एकड़ जमीन को फोर्सफुली एक्वायर कर लिया। फिर से किसानों ने इसके अगेंस्ट जबरदस्त प्रोटेस्ट किया और फाइनली टाटा को बंगाल छोड़कर गुजरात जाना पड़ा। बंगाल की इकोनॉमिक ग्रोथ ऑलमोस्ट 0 हो चुकी थी और लगातार बढ़ते पॉपुलेशन के बीच में लैंड पार्सल बढ़ कर इतने छोटे हो गए थे कि एक आम किसान अपना खर्चा भी नहीं निकाल पा रहा था और कई किसान तो लैंडलेस हो गए थे। इतने खून खराबे और लो इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण 2009 के लोकसभा इलेक्शंस में सीपीआई की पकड़ छूट गई। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने बंगाल की 42 सीटों में से 19 सीटों पर जीत दर्ज की। 2011 के वेस्ट बंगाल इलेक्शंस में तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने 294 में से 227 सीटें जीतकर अपनी सरकार बनाई थी।
सरकार तो बदल गई, लेकिन पश्चिम बंगाल में हिंसा के सुर नहीं बदले। 2012 में सीपीआई के पूर्व एमएलए प्रदीप ताह और बर्दवान डिस्ट्रिक्ट के कमल गायन को टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने पीट पीट कर मार डाला। 2018 के पश्चिम बंगाल के पंचायत इलेक्शंस में 25 लोगों की जान गई। 34% सीट से टीएमसी के उम्मीदवार अनअपोज्ड जीत गए और हम सब ये समझ सकते हैं कि वो सीट्स अनअपोज्ड क्यों थी। 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में पश्चिम बंगाल में 693 वायलेंट इंसिडेंट्स रिकॉर्ड किए गए थे, जिनमें 11 लोगों की मौत भी हुई थी। और जिस तरह से 2024 में शेख शाहजहां का मामला सामने आया है, उससे तो यही लगता है कि पश्चिम बंगाल में आज भी कुछ नहीं बदला। आम जनता आज भी इन बाहुबली नेताओं के कदमों तले पिस रही है। दोस्तों, ये वीडियो किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रमोशन या कंडेमनेशन नहीं है। मेरी तो इलेक्शन कमीशन से यही गुजारिश है कि किसी तरह पश्चिम बंगाल में फ्री और फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराएं, ताकि बंगाल के नागरिक खुले दिल से अपना सही लीडर सेलेक्ट कर सकें, जो कि उनके राज्य में हिंसा कम करे और दबे कुचलों को आवाज दे। आशा करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।